विद्या भारती ई पाठशाला द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हृदय से स्वागत है। और यह जो प्रशिक्षण है वास्तव में हमारी जो कंटेंट क्लास चल रही है 25 दिन की कंप्यूटर की, उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है कि हमें ये 5 दिनों में कंप्यूटर की नई-नई विधाओं को हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। और इस कारण हम सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभी इस समय 270 प्रतिभागी इस समय उपस्थित हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में पंजीयन भी हुआ था और अभी लोग जुड़ते भी जाएँगे। पर अभी जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। कुछ विशेष सावधानियाँ, चूँकि ये ज़ूम क्लास है, उसमें हम लोगों ने रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो बिना नाम से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को रीनेम कर देंगे और रीनेम करने के लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। रीनेम करना है अगर आपको, तो आप अपनी स्क्रीन को एक बार मैं शेयर करके बताता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपका नाम, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपने नाम को रीनेम कर सकते हैं सभी। तो जो बिना नाम के हैं वो अपना नाम लिख देंगे, जिससे कि बाद में आप लोगों की जो चैट्स आती हैं वो सब लोग हम लोग देख सकें। अभी यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, अधिकांश नाम के हैं। अरे वाह! मतलब काफ़ी कुछ लोग इस विषय को जानते हैं। तो ज़ूम पर इस प्रकार से कई वो होंगे। दूसरा, आपको यहाँ पर चैट की एक सुविधा है। आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं, तो आप उस चैट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ बेसिक बातें जो मैंने बताई हैं। यहाँ पर हमारी यह 5 दिवसीय कंप्यूटर क्लास है। इन 5 दिवसीय कंप्यूटर क्लास में हम नई-नई चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं। कुछ हमारी जिज्ञासाएँ होंगी, उनको भी हम लोग शांत करेंगे। अ, और यहाँ पर हमारे कई कंप्यूटर एक्सपर्ट जो हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं परिचय कराऊँगा। पर कुछ बातें हम लोगों को महत्वपूर्ण ध्यान रखनी पड़ेंगी कि एक तो हम पाँचों दिन जो है, बड़े आनंद के साथ इन कक्षाओं को जिएँगे, मतलब आनंद लेंगे इन पूरी कक्षाओं में। नई-नई चीज़ें हम सीखेंगे। इस कारण इन कक्षाओं का तनाव मत लीजिएगा। आनंद के साथ आप सारी चीज़ें सीखिएगा। मन में कोई डाउट्स आते हैं तो उनको भी क्लियर करेंगे। तो एक बार राजकुमार जी स्क्रीन शेयर करिए, देखें अभी तक के क्या फीडबैक आए हैं आप लोगों के, और कुछ मैं उनका परिचय कराता हूँ जो हमारे विशिष्ट रूप से उपस्थित कार्यकर्ता हैं। विद्या भारती ई-पाठशाला, चूँकि ये इसकी आयोजक है और यह 5 दिन की लाइव क्लास है, यानी 5, 6, 7 ये 3 दिन लगातार होंगे। 8 तारीख को रविवार है तो उस दिन का अवकाश होगा। 9 और 10 यह लगभग जो है प्रतिदिन हम 1.5 घंटे यहाँ पर जुड़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, जो अलग-अलग विषयों को यहाँ पर रखने वाले हैं। एक केशव कुमार जी हैं सीतामढ़ी बिहार से। केशव जी, आपका स्वागत है इस कंप्यूटर की लाइव क्लास में। जी, केशव जी, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। केशव कुमार जी सीतामढ़ी से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र के विद्या भारती ई पाठशाला के प्रमुख हैं और कंप्यूटर के बहुत योग्य और क्षमतावान आचार्य हैं और काफ़ी मेहनत से जो है कई प्रकार के काम कंप्यूटर में करते हैं। एक भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे श्री हरीश शर्मा जी। यहाँ पर एक जनजातीय सेवा और जनजातीय शिक्षा का काम चलता है, उसके आप सचिव हैं और काफ़ी अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज के साथ-साथ यहाँ पर कंप्यूटर की बड़ी-बड़ी कोचिंग आप अरेंज करते हैं। आईएएस, आईपीएस की ट्रेनिंग भी अरेंज करते हैं, तो ये हरीश जी हमारे बीच में रहेंगे। संजय उपाध्याय जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं धनबाद झारखंड से, अभी भी जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, संजय जी और हरीश जी का, दोनों का। धनबाद झारखंड से हैं और झारखंड की जो विद्या भारती पाठशाला है उसके प्रमुख हैं। इसके अलावा अमरेश रंजन जी ओझा हमारे बीच में महाराजगंज से जुड़े हुए हैं बिहार से। वह भी कंप्यूटर के आचार्य हैं, इसके साथ-साथ कंप्यूटर विधा की कई वीडियो बनाकर जो है विद्या भारती के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाते हैं। संजय उपाध्याय जी भी धनबाद झारखंड से हैं। ये संजय उपाध्याय जी 2 नाम, अच्छा। किसलय कुमार जी हैं झारखंड से, भास्कर कुमार जी हैं बिहार से। इस प्रकार से हमारे मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पर ये रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये कुछ विषय आपको दिखाई दे रहे हैं। ये विषय रहेंगे हमारे पाठ्यक्रम, चूँकि एक निश्चित क्लास चलनी है तो उसका एक पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम के सत्र होंगे, सत्र में
कोशिश ये होगी कि प्रतिदिन 3 सत्रों को हम लोग यहाँ पर छुएं। हर दिन 3 सत्र यहाँ पर आयोजित होंगे और तीनों सत्रों को अलग-अलग एक्सपर्ट हम लोगों के बीच में रखने वाले हैं। काफ़ी कुछ हमारे साथ संकट ये है कि कुछ तो काफ़ी एक्सपर्ट कंप्यूटर के आचार्य हैं, कुछ एकदम नए लोग भी हैं कंप्यूटर विधा पर सीखना चाहते हैं। तो उन सब का समायोजन इस पाठ्यक्रम के माध्यम से किया गया है कि कुछ सरल विषय, कुछ कठिन विषय, कुछ और कठिन विषय कोडिंग या लैंग्वेज प्रकार की भी जो है प्रशिक्षण इस पाठ्यक्रम में होंगे। ये पाठ्यक्रम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर यहाँ पर यह प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी देखें काफी बड़ी मात्रा में पंजीयन हुआ है, उसमें 78% आचार्य इस प्रशिक्षण में जुड़े हुए हैं, 78%, और लगभग 19% प्रधान आचार्य भी जुड़े हुए हैं। प्रधान आचार्य भी चाहते हैं कि हम भी ये टेक्नोलॉजी को सीखें और हमारे विद्यालय में भी इस प्रकार का माहौल हो, इसलिए कुछ प्रधान आचार्य भी हम लोगों के बीच में वो भी इस काम को करेंगे। कुछ पूर्णकालिक भी हैं जो इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। तो वो एक पंजीयन की श्रेणी आपके सामने आई है। इस कारण ये 3 श्रेणियों में बच्चों को, चूंकि इसमें मना किया है कि केवल आचार्य ही इसमें जुड़े। पूरे देश भर के प्रतिभागी हैं, तो इसमें आप देख रहे होंगे प्रदेश वाइज जो है इसमें चार्ट हैं, प्रदेश वाइज जो है इसमें आपको दिख रहे हैं। उड़ीसा के, बिहार के, पंजाब के, महाराष्ट्र के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, ऐसे पूरे देश भर का प्रतिनिधित्व इस प्रशिक्षण में हो रहा है और देश भर के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये पूरे देश के अनुसार ये सांख्यिकी है। फीडबैक फॉर्म जो भरवाया था आपका पंजीयन फॉर्म, उसमें काफी अच्छे फीडबैक आए हैं। लोगों ने कुछ सुझाव मांगे थे कि कंप्यूटर क्लास के लिए आपके कोई सुझाव हो तो आप बताइए। तो एक सुनीता पांडे जी हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने कहा है कि प्रयोग एवं अभ्यास को अधिक समय दिया जाना चाहिए। मतलब हम जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं इसके साथ साथ प्रयोग और अभ्यास भी उसका हो, एक अच्छी बात उन्होंने कही है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जो भी सत्र होंगे, इन सत्रों के बाद इनमें जो विषय उठाए गए हैं उन विषयों का आप लोग अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के लिए आपको 24 घंटे होंगे, क्योंकि अगले दिन 24 घंटे बाद वो कक्षा होगी। तो उसका अभ्यास करेंगे तब जाकर वो विषय आपको बड़े अच्छे से ध्यान में आएंगे। श्वेता द्विवेदी जी हैं दिल्ली से, उन्होंने कहा है सादर अभिनंदन, मुझे आशा है ये लाइव क्लास अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में बहुत लाभप्रद होगी, धन्यवाद। नवीन चौधरी जी हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा यह व्यवस्था सराहनीय है, पर ऐसी व्यवस्था अन्य विषयों के लिए भी हो सके तो निश्चित रूप से विद्या भारती पाठशाला अलग अलग विषयों की लाइव क्लास अरेंज करती रहती है। उसमें विज्ञान कौशल है, गणित है, इंग्लिश है, ऐसे कई विधाओं की क्लास होती रहती है। ये कंप्यूटर की है। तो अंजू श्री हैं बिहार से, उन्होंने कहा दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म द ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ अनदर। ठीक कहा उन्होंने। ब्रह्मदत्त श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं मध्य प्रदेश से कि पूर्व प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहा है, यह उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से ब्रह्मदत्त जी ये प्रशिक्षणों में जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से बात कही है, धन्यवाद आपका। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। और ये विद्या भारती पाठशाला का शिवाजी नगर का कार्यालय है और यहाँ से मैं आप सभी का ये स्वागत करता हूँ। कुल मिलाकर ये भूमिका थी। अब एक बार थोड़ा सा हम लोगों का परिचय हो जाए, तो एक बार चैट बॉक्स में फटाफट अपना नाम और विद्यालय लिख दीजिए फटाफट। देखिए ये पूरा प्रशिक्षण गति के साथ होगा, स्पीड, गति और यति, स्पीड के साथ साथ बैलेंस भी बना रहे, सीखेंगे भी और फटाफट करेंगे भी। मनोहर लाल सोलंकी जी वैसे आपका स्वागत है, प्राचार्य हैं राजस्थान के, जुड़े हैं और धन्यवाद। और फटाफट हम लोग अपने नाम लिख रहे हैं। ओके, ठीक है, नाम लिख रहे हैं। ओके, योगेश जी, नितिन जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब फटाफट अपना धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक काम और करेंगे, जो कंप्यूटर के आचार्य हैं वो अपने नाम के आगे सी लिख दीजिए, सी नाम के पीछे रीनेम कर दीजिए अपने नाम को। मैंने रीनेम करना आपको बताया। तो जो कंप्यूटर के आचार्य हैं अपने नाम को पार्टनरशिप में चाहिए, आपका नाम सबसे ऊपर होगा, रीनेम का ऑप्शन होगा, रीनेम कर दीजिए, सी लिख दीजिए, सी यानी कंप्यूटर आचार्य। और जो प्रधान आचार्य हैं वो अपने नाम के बाद में पी लिख दीजिए, तो हमें ध्यान में जाएगा ये प्रधान आचार्य हैं। और जो आचार्य हैं वो कुछ मत लिखिए अभी, उनके लिए दूसरा काम बताइए। ओके, ठीक है, सी लिखना शुरू कर दिया लोगों ने, बहुत बढ़िया, काफी कुछ काम किया है। आप ये चैट बॉक्स में मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये चैट बॉक्स हमारे पास सुरक्षित होती है।
हम प्रतिदिन इसका प्रिंट आउट निकालते हैं कि किसने कितना रिस्पॉन्स किया है, किसने कितना उसको विषय को समझा है और किसके क्या प्रश्न थे। अगले दिन उस पर उत्तर मिले इसका प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग इस काम को भी करते जाएंगे। ओके, आपने चैट बॉक्स भर दिया, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, चलिए यहाँ पर मैं सीधे ही एक विषय की प्रस्तावना से यहाँ विषय प्रारंभ करूंगा। ठीक है, क्योंकि आज की हमारी आवश्यकता है यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। ये विषय हम लोग चूंकि कंप्यूटर का प्रशिक्षण है, कंप्यूटर के प्रशिक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कंप्यूटर को वेटेज दिया है। उसमें भी लगभग 70% जो है पार्ट आईसीटी बेस्ड लर्निंग पर है। आईसीटी बेस्ड लर्निंग पर जहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए हमें भी हमारे अपने विद्यालय में यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, इस पर हमें फोकस करना होगा। ओके, तो क्या है वास्तव में हम जिसको कहते हैं कि डिजिटल लिटरेट हो, हम तकनीक के जानकार हो। इसलिए तकनीक के जानकार हैं तो विशेष रूप से उसमें 4 बातें आती हैं, उनको हमें समझने की आवश्यकता है। एक तो पहला काम अगर हमें आता है वह है सूचनाओं का संकलन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन। अगर हमें यह प्रॉपर तरीके से आता है तो हम कह सकते हैं डिजिटल लिटरेट है। सूचनाओं के संकलन की बात आती है, यानी क्या आती है, तो इंटरनेट पर उपस्थित नाना प्रकार की असंख्य सूचनाओं में से हमें अपने काम की जो भी जानकारी या सूचना है वो क्या हमें निकालनी आती है, कलेक्शन करनी आती है, तो वो कहते हैं सूचनाओं का संकलन। अगर हमें अपने विद्यार्थियों को मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स की पीडीएफ निकाल लेंगे क्या हम कक्षा 8 की, अथवा मैथ्स के नए नए टॉपिक हमें समझ में आ जाएंगे क्या? तो कहाँ से ये सूचनाएं मिलेंगी, उसके लिए कौन से सर्च इंजन में कौन सी चीज डालने से हमें वो चीज ध्यान में आ सकती है। तो इसलिए सूचनाओं का संकलन ये पहला पार्ट है। और दूसरी पार्ट है सूचनाओं का संधारण, हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं उन सूचनाओं को हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं, किस प्रकार से स्टोर करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और तीसरी बात है सूचनाओं का विश्लेषण, यानी जो सूचना हमारे पास में आई है या हमने जो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की है वो सही है कि नहीं है, उसमें सत्यता कितनी है, असत्य कितनी है। देखिए, दुनिया में सब चीजें बराबर बराबर हैं, उसमें अच्छाई भी ज्यादा है तो बुराई भी ज्यादा होगी। आपको कौन सी सूचनाएं आपको प्राप्त हुई हैं वो सूचनाओं का विश्लेषण आपको आना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात है कि आईसीटी बेस्ड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो चौथी बात जो महत्वपूर्ण है, सूचनाओं का प्रेषण, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम किस माध्यम से सूचनाएं यह भेज पा रहे हैं, उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है। ये अगर 4 चीजें हमें आती हैं तो हम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, हम डिजिटल लिटरेट हैं, हमें कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है। और ये समय की आवश्यकता है, समय की मांग है। इसलिए इन 4 चीजों में हमने एक्सपर्ट बनना, collection of information, handling of information, analysis of information and transmission of information। ये अगर हमें आती है तो हम योग्य कंप्यूटर के आचार्य हैं, हम योग्य कंप्यूटर के जानकार हैं, इसका हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस बात को हमने समझना पड़ेगी। इसलिए कंप्यूटर के आचार्यों के लिए या हम लोगों के लिए, हम जो इस प्रशिक्षण में उपस्थित हैं उनके लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है, अगर वो हमें आती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें नॉलेज है तकनीक का, टेक्नोलॉजी के हम जानकार हैं। इसलिए कंप्यूटर फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए। क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर में कंप्यूटर किस किस से मिलकर बनता है, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड का काम क्या है, रैम क्या है, रैम की क्या क्या, तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है कंप्यूटर के, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसलिए क्या हम उसके जानकार हैं? तो फटाफट लिखते जाइए चैट बॉक्स में, आपको कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं वो कितने पता हैं, मतलब कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं वो आपको कौन कौन से पता हैं, एक बार फटाफट चैट बॉक्स में लिखते जाइए। ओके, चैट बॉक्स में लिखिए आप कंप्यूटर के कौन कौन से, ओके लिखिए, चैट बॉक्स ओपन कर रहे हैं। जैसे मेरे हाथ में माउस है, ये एक माउस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। ओके, अब आपको कौन कौन से मालूम है, मदरबोर्ड, अजय सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बाकी भी लिखिए, यस,
मोस्टली सभी जो मैंने बताए, ओके, बाकी भी लिखिए। तो कंप्यूटर के जो फंडामेंटल हैं उनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के लिए क्या-क्या चीजें लगेंगी, इसलिए इस विषय को हम जान। फिर दूसरा, बेसिक ऑपरेशन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो बेसिक्स हैं वो उनकी जानकारी हमें हो, यानी कैसे कंप्यूटर को चलाना है, कैसे शट डाउन होगा, कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, कैसे इंस्टॉल होगी एप्लीकेशन, कैसे एप्लीकेशन को रन करेंगे, सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, सॉफ्टवेयर के कौन-कौन से मेन्यू आ रहे हैं, टाइटल आ रहे हैं, क्या-क्या उसमें फंक्शन है, किस सॉफ्टवेयर से क्या काम होता है। और हमें जो कोई काम करना है, तो सॉफ्टवेयर उस काम को करने के लिए हमारे पास में कौन-सा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं, ये हमें उसके पता हो। जो है ऑपरेटिंग ये हमें पता होनी चाहिए। तीसरा, इंटरनेट अवेयरनेस। इंटरनेट पर चूँकि अब हमें काम करना है, आईसीटी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो चाहे वो वर्चुअल क्लास हो, चाहे वो तकनीक के माध्यम से शिक्षण की बात हो। इसलिए इंटरनेट के माध्यम से हमें ये सारी चीज़ें बड़े आराम से उपलब्ध हो सकती हैं। तो उनका हमें क्या उपयोग करना आता है, क्या हमें निकालना आता है, इंटरनेट के लिए क्या हम अवेयर हैं, डाटा क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इंटरनेट चलेगा, कहाँ से कौन-सी साइट से कौन-सी चीज़ निकल सकती है। तो विशेष रूप से इंटरनेट के जो अवेयरनेस हैं, वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी की और अगर एडवांस बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि मोबाइल और स्मार्टफ़ोन के फंडामेंटल क्या हैं। मोबाइल या स्मार्टफ़ोन हमारे पास में है, वो भी एक मिनी कंप्यूटर है। ऐज़ ए कंप्यूटर भी हम उससे बहुत सारे काम करा सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से कई चीज़ें बहुत सरल हैं। एप्लीकेशंस हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फटाफट काम कर सकते हैं। वो कंप्यूटर पर हो सकता है थोड़ी कठिन हो, पर उसके फंडामेंटल यानी कितनी रैम है, कितनी उसकी बैटरी है, क्या मदरबोर्ड है, कौन-सा वर्ज़न है, ये सब हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल एंड स्मार्टफ़ोन। इसके स्मार्टफ़ोन के जो ऑपरेशन हैं, हमें ये आने चाहिए। यानी कैसे इंस्टॉल होगा प्ले स्टोर से, किस एप्लीकेशन से कौन-सा काम होगा, हमारे मोबाइल में अगर हम काम करेंगे तो कहाँ वो स्टोर होगा, कहाँ से हम निकाल सकेंगे, कहाँ से हम भेज सकेंगे। मोबाइल के माध्यम से ही अगर हमें पीपीटी बनानी है, पीडीएफ बनानी है तो हम कैसे बना सकेंगे। तो इसकी जो बेसिक जानकारी है हमें कहीं न कहीं पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी। देखिए अब धीरे-धीरे जो है हमने जो पूरी पृथ्वी है, पूरा विश्व है, वो कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी तो कैशलेस इकोनॉमी यानी हम फ्लिपकार्ट, अमेज़न के माध्यम से कई चीज़ें मँगा सकते हैं, ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैशलेस से। पर अब धीरे-धीरे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, इस प्रकार के हज़ारों क्रिप्टो करेंसी इस समय मार्केट में घूम रही हैं। हो सकता है अभी लीगल हो, नहीं हो, आगे भविष्य में सरकार उसको लीगल करे। पर कैशलेस इकोनॉमी की ओर अगर हमें जाना है, तो उसके क्या बेसिक्स हैं, उसमें कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उनमें कहाँ से हम साइबर सिक्योरिटी और सुरक्षा करते हुए अपना काम कर सकेंगे। तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो इस पर भी हम लोग इन 3-4 दिनों में इन सारे विषयों पर चर्चा करने वाले। एक्सेस द इंटरनेट एंड फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन पर इंटरेस्ट, जो अपन ने बताया कि कैसे हम अपने इन्फॉर्मेशन अपने इंटरेस्ट की जो निकाल सकें। बच्चों के बीच में हमें कोई विषय रखना है तो कैसे हमें वीडियो डाउनलोड कर सकें, कैसे हमें अपने उपयोग का वीडियो उसमें से मिल सके, कैसे पीपीटी, कैसे नए नोट्स, कैसे नई-नई इन्फॉर्मेशन हमें ये प्राप्त हो सकें। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें ये पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग हैं, तो वो उस पर बात कर रहे हैं। तो आपको एक बड़ा बृहद चित्र दिख रहा होगा, पर इसके साथ-साथ इसमें कैसे स्टेक वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, स्प्रेडशीट पर काम कैसे किया जाता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हो सकते हैं, डाटाबेस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए खटाक से डाटाबेस मा माध्यम से हम कैसे निकाल सकें, डाटाबेस के लिए कौन-कौन से इनबिल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एक्सेस हो वगैरह-वगैरह, और भी कई हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके माध्यम से कैसे हम अच्छे पीपीटी बना सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कोई हमें पुस्तक वगैरह या पत्र वगैरह निकालने हैं तो एमएस वर्ड या इस प्रकार के और पब्लिशिंग टूल कौन-कौन से होते हैं जिसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स जो हैं, हमें कोरल है, कोरल ड्रॉ है वगैरह-वगैरह, इस पर काम करके हमें जो पुस्तक छापनी है, उसका फ्रंट छापना है, इन्विटेशन छापना है, तो उस पर हम कैसे काम कर सकें। अकाउंटिंग पैकेज में टैली वगैरह इत्यादि हैं, तो हम अपने विद्यालय की अकाउंटिंग है, अथवा
हमारे अपने काम की अकाउंटिंग भी हम रख सकें, इसके माध्यम से हम सीख सकें। तो बेसिक चीजें ये जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में हमें कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड जो है, या तो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट CRM है, ये क्या है, इसके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं, तो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग इतने इतने प्रकार से कर सकते हैं, इतने इतने प्रकार से कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इन विषयों में छोटे छोटे एप्लीकेशंस पर, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पर हमें कहीं ना कोई काम करना आना चाहिए। अब हमें अगर टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS वर्ड का इस्तेमाल, लेटर है, वर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्ट बनाना है, इसके आदि में करना है। तो वर्ड के फंक्शन में आते हैं क्या, केवल पत्र टाइप कर लेना ही, यानी हमने टाइप कर लेना एक दो कॉलम और स्पेस वगैरह देकर, इतने नहीं। वर्ड में अपने आप में इतने सारे मेन्यू, इतने और सारे टूल्स हैं कि अगर एक एप्लीकेशन पर भी आपका हाथ सधा हुआ है तो आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो MS वर्ड में ये काम कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का, लेटर है, वर्ड है, पुस्तक है, रिपोर्ट्स है, इत्यादि। स्प्रेडशीट है तो MS एक्सेल का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर MS एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूले भी बताने वाले हैं। तो इसके माध्यम से फाइनेंशियल रिपोर्ट है, हिसाब किताब रखना है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, उनकी प्रमाण पत्र है, उनकी मार्कशीट है, इत्यादि भी सारी की सारी चीजें हम यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो सीट और रिपोर्ट बनाने में ये काम आती है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर है तो ओरेकल है, MS SQL है, इसके माध्यम से कुछ अपने डाटाबेस को हम मैनेज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में PPT, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम एक अच्छी PPT बनाना सीख सकें, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बहुत अच्छा कंटेंट बनाना सीख सकें अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अपने डेस्कटॉप के माध्यम से। तो इस पर हमने कहीं ना कहीं फोकस करने की आवश्यकता है। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें जो बताई हैं, इसके माध्यम से ये हम ये सारे काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग है तो इसके बारे में MS पब्लिशर्स है, न्यूज़लेटर, मैगजीन है, ये सारे भी जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के माध्यम से हम इस पर काम कर सकते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, मैंने कहा इलस्ट्रेटर है, इसके एडिट लोगो वगैरह में करना हो, इमेज बनानी हो, कोरल है, एडोब फोटोशॉप है, इनके माध्यम से हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो इनको, ये जो सारे एप्लीकेशन हम बता रहे हैं कि इनके माध्यम से ये काम कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन कैसे काम करेंगे, अब इसके बारे में हमने दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। केवल एक सॉफ्टवेयर पकड़ के बैठ जाना, एक एप्लीकेशन पकड़ के बैठ जाना, उससे काम होगा नहीं। हमें मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा अपने आप को। हमें हर विधा की एक एक सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, SQL आता है, इसके बाद ग्राफिक सॉफ्टवेयर में हमें फोटोशॉप आता है अथवा कोरल आता है, अकाउंटिंग पैकेज में हमें टैली आता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में हमें कैड वगैरह इतने। तो हम ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा कंप्यूटर को जानते हैं, हम इस पर काम कर सकते हैं, और हमें अपने काम को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए, क्योंकि अपन ने कहा ना कि 4 चीजें हमें आनी चाहिए। कैसे? सूचनाओं का संकलन, सूचनाओं का संधारण, सूचनाओं का विश्लेषण और सूचनाओं का प्रेषण। सूचनाओं के संकलन के लिए इंटरनेट का उपयोग करना हमने, सूचनाओं के संधारण के लिए जितनी सारी एप्लीकेशन हमने सीखे हैं, सूचनाओं के विश्लेषण के लिए अपनी युक्ति बुद्धि है, और सूचनाओं के प्रेषण के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनके जो विविध पार्ट हैं ये हमें पता होने चाहिए। ये एप्लीकेशन आपके सामने दिख रही है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, गूगल प्लस है, लिंक्डइन है, इसमें यूट्यूब है, इसके बारे में हमें पता हो कैसे काम करते हैं, कैसे हमने इसमें अपना अकाउंट बनाते हैं, कैसे इसके पासवर्ड हमें सुरक्षित रखते हैं, कैसे हम इस पर अपने काम सरलता से कर सकते हैं। तो इनके बारे में बेसिक्स पता हो। ईमेल क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होती है, लैन क्या है, मैन क्या है, बैंक क्या है, फैक्स क्या है, मैसेजिंग एप्लीकेशन ये इनको रन कैसे करते हैं, इसमें कैसे काम हो सकता है। अगर हम इसको जानते हैं तो हम एक प्रकार से टेक्नोलॉजी के साथ न्याय कर पा रहे हैं। तो ये कुछ बातें जो हमने, इसलिए इसलिए चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आई है, उसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की बात कही गई है। 70% वेटेज जब टेक्नोलॉजी को दिया है, उसमें क्या है, वर्चुअल क्लासेस चलानी पड़ेंगी हमें। वर्चुअल क्लासेस चलानी पड़ेंगी यानी क्या, अब हो सकता है कि वर्चुअल क्लासेस यानी इन फ्यूचर स्कूल, भविष्य के स्कूलों में वर्चुअल क्लासेस प्रधानता मिलेगी। अभी तो कोरोना के कारण हमें वर्चुअल क्लासेस चलानी पड़े, पर आगे भविष्य में हो सकता है कि वर्चुअल क्लासेस की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए,
तो इसलिए हमें कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को करना आनी चाहिए। इसलिए एनएपी ने कहा है कोडिंग सिखाना है बच्चों को। एनएपी ने कहा है कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, डाटा कम्युनिकेशन इसके बारे में सिखाना है। तो हमें कहाँ से ये सब चीजें, तो क्या करना होगा? तो इसलिए आईसीटी इन एजुकेशन में हमें शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी सीखने और सिखाने के काम को बढ़ावा देना है। हम जितने भी आचार्य बैठे हैं, कंप्यूटर के आचार्य बैठे हैं, यहाँ के प्रधान आचार्य बैठे हैं, तो हमें ये फोकस करना पड़ेगा कि हमारे जो अपने विद्यार्थी हैं, हमारे अपने आचार्य हैं, वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हों, टेक्नोलॉजी के जानकार हों और टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम निकालना जानते हो। इसलिए आईसीटी सीखना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको सीखना, बच्चों को सिखाना और इसका एक माहौल अपने विद्यालय में हमने खड़ा करना। आईसीटी के माध्यम से सीखने की उत्सुकता बढ़ाना, उत्सुकता बढ़ाना यानी हम और क्या-क्या चीज़ें सीख सकते हैं। एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल कैसे सीख सकते हैं, एमएस एक्सेल में और कौन-कौन से फॉर्मूले हैं। भाई इतना अथाह भंडार है, एमएस ऑफिस में इतना अथाह भंडार है कि आप वो सारे काम कर सकते हैं जो कभी सोचे नहीं होंगे। इसलिए उसके भी सारे इंटरनल जो वो हैं पार्ट, उसमें घुसना, उसको सीखना। और देखिए कंप्यूटर सिखाने के लिए कोई वो नहीं है कि हम कोई कोर्सेज करेंगे। कंप्यूटर अपने आप में इतना ज्ञान का भंडार है कि जब मैंने तो कंप्यूटर कभी किसी से मुझे सिखाया नहीं, मैं तो सीखा जो हूँ कंप्यूटर से, मैंने दोस्ती की और कंप्यूटर को एक एक व्यक्ति ने जरूर हमें बता दिया था कि ये शट डाउन ऐसे करते हैं और स्टार्ट ऐसे करते हैं। उसके बाद उसने कहा था कंप्यूटर आपको खुद सिखा देगा और वास्तव में लगा भी। हर एप्लीकेशन के पास में एक हेल्प मिलता है, हेल्प मिलता है। कोई क्वेश्चन आते हैं तो और हम सर्च करते जाते हैं। एक प्रश्न किसी ने पूछा अगर इंटरनेट या कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे लिए लर्निंग का एक नया सोर्स उत्पन्न होता है। अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो अब उसमें हम क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे, उसमें कैसे उत्तर मिलेगा उसका, तो हम उसके लिए सीखना प्रारंभ करते हैं। इसलिए कंप्यूटर आपको खुद सिखाता है, कंप्यूटर से डरिए मत। कंप्यूटर पर एक बार बैठिए, उस पर काम करना प्रारंभ कीजिए। कंप्यूटर आपकी इतनी सहायता करेगा, उसको ही गुरु बना लीजिए और कंप्यूटर सीखने के लिए और किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। नए नए एप्लीकेशन खोजिए, नए नए एप्लीकेशन पर काम कीजिए और उसके हेल्प बॉक्स में जाकर हमने उसको कैसे रन करना, कैसे चालू करना, कैसे उसमें काम करना, कैसे डिजाइनिंग करना और कैसे उसका प्रिंट लेना, सारी चीजें वो अपने आप सिखाता है। तो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को भी करने के लिए आपको ये बहुत सरल हो सकता है, तो इस पर अपन और आगे चर्चा करने वाले हैं। पर कुल मिलाकर कंप्यूटर को अगर हमें चलाना है या कंप्यूटर पर काम करना है, तो पहला संकोच हमें तोड़ना पड़ेगा, संकोच तोड़ना पड़ेगा। यानी हम अगर डर गए, वो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, कहावत है बड़ी, पर इसमें भी लागू होती है, जो डर गया सो मर गया। तो यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं, बिना संकोच के हम कंप्यूटर पर फ्रेंडली हों, कंप्यूटर फ्रेंडली हों। मतलब एक बार हमें चालू करना आ जाए, बंद करना आ जाए, उसके बाद तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आईसीटी के माध्यम से पढ़ाई, हमने कहीं ना कहीं, हम अगर मैथ्स के हैं, इंग्लिश के हैं, साइंस के, संस्कृत के हैं, सरल कर सकते हैं आईसीटी। इसलिए आईसीटी बेस्ड टीएलएम, आईसीटी बेस्ड टीएलएम पर हमें फोकस करना पड़ेगा विद्यालय में। इसलिए कहीं ना कहीं अधिक जानकारी हमें हो, टीएलएम हमारे पास में, जैसे अभी आप बीच बीच में आप वीडियो देखेंगे या बीच बीच में नए नए फोटोग्राफ्स देखेंगे, तो ये सारे के सारे टीएलएम आईसीटी बेस्ड कैसे हों, तो इसकी हमें कहीं ना कहीं महारत हासिल हो, एक्सपर्ट हम उसमें बने। ई लर्निंग पर फोकस करना है, बार बार बात कर रहे हैं वर्चुअल क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस हमें खड़ी करनी पड़ेंगी जगह जगह, हर विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस हों। स्मार्ट क्लासेस कैसे काम करेंगे, स्मार्ट क्लास के माध्यम से कैसे अलग अलग विषयों को हम पढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ई लर्निंग को बेस बनाकर हमारे विद्यार्थी अगर घर पर हैं तो भी हम उनको पढ़ा सकें, विद्यालय में हैं तो भी हम पढ़ा सकें, घर पर हैं तो वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से, और विद्यालय में हैं तो स्मार्ट क्लास के माध्यम से हम अपने विद्यालयों को बिना मौका गवाए उसकी लर्निंग करा सकें। आईसीटी के उपकरण, डिवाइसेस ऑफ आईसीटी क्या-क्या हो सकती हैं? तो अधिकांश को मालूम है, आईसीटी की जो डिवाइसेस हैं उसमें एक रेडियो है। आजकल सरकार ने भी बहुत बड़े-बड़े रेडियो प्रोग्राम स्कूली शिक्षा के लिए चला रखे हैं। तो रेडियो भी एक आईसीटी का एक उपकरण है। न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा ये पुराने ज़माने के आईसीटी के डिवाइस हैं। पर नए ज़माने में टेलीविज़न है, चार्ट फोल्डर, स्लाइड हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट है, टेलीफ़ोन, मोबाइल है। मोबाइल के माध्यम से भी हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। देखिए आप
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग जुड़े, वेबिनार के माध्यम से हम जुड़े, डिजिटल लाइब्रेरी है। तो इन सारी विधाओं का उपयोग हमारे विद्यालय में कहीं ना कहीं हो, इसको प्राथमिकता देना। इसलिए कंप्यूटर के आचार्य हैं, प्राचार्य हैं अथवा जो आचार्य जुड़े हैं वो ये ध्यान रखें कि हमारे विद्यालय में अगर टेक्नोलॉजी को फ्रेंडली बनाना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन कराना है, तो हमें इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इतनी सारी डिवाइस पर काम करना पड़ेगा। और ये जो सारी डिवाइसेस आपको दिखाई दे रही हैं, इनका प्राचुर्यता में उपयोग हमारे विद्यालय में हमने ये बढ़ाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम लोग जो बात कर रहे हैं वह इतनी है कि हम कैसे जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है इस विषय को समझें। अभी हमने एक बेसिक विषय यहाँ पर जाना है। आईसीटी बेस्ड लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ओके, 3 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। एक तो सुनीता परमहंस जी, लेनोवा केट, इन्होंने रीनेम नहीं किया, और सरिता राहुल जी। इनके मन में कोई प्रश्न है तो उसके लिए हाथ खड़ा किया है क्या? तो मैं अनम्यूट करता हूँ इनको। और ओके, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अनम्यूट कीजिए आप तीनों। कोई प्रश्न है क्या? तीनों ने हाथ खड़े किए हैं। ओके, नहीं है। प्रतिभा कुमारी जी, ओके, क्या पूछना चाह रही प्रतिभा जी? अनम्यूट कीजिए। ओके, ठीक है, गलती से हाथ खड़ा हो गया भाई साहब। ठीक है ठीक है, तो गलती से हाथ खड़ा होगा, पर आप अगर हाथ खड़े हैंड राइज कर रहे हैं तो आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा, पर नहीं है तो फिर आप चैट बॉक्स में भी प्रश्न लिख दीजिए, उनका अपन समाधान यहाँ पर कर लेंगे। ओके, ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। इस विषय को हमने समझा है और बहुत अच्छे से इस विषय पर हम लोग काम करेंगे, और आनंद आएगा हम लोगों को। एक नए सिरे से आपके मन में कोई अगर कोई बात है कि और ये चीजें कंप्यूटर के बारे में और हो सकती हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, चलिए लिखते जाइए चैट बॉक्स में, कोई प्रश्न हो आपके मन में। ओके, ठीक है, चलिए आपको अ, हाँ लिखिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप जब भी कभी कोई प्रेजेंटेशन आता है आपके ध्यान ध्यान में, मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, उस वीडियो में आप देखने की कोशिश करिए कि टेक्नोलॉजी के कौन कौन से पार्ट उसमें प्रयोग में आए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। जिनको पहले समझ में आए वो सबसे पहले चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। काफी लोगों ने एआई लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है। इनकम्प्लीट नॉलेज, उषा यादव जी लिख रही हैं। ओके, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ज्योति मित्तल जी ने भी लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नीलम जी, नरेंद्र कुमार जी। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ एक तो प्रश्न आए हैं कि लाइव क्लास को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कुछ टिप्स बताइए। महेश पाटीदार जी, आप इसमें 5 दिन में ही आपको सारे टिप्स मिलेंगे कि कैसे हम लाइव क्लासेस को मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि बिना डिस्टरबेंस के हमारे पूरे विषय सिस्टमेटिक आते जाएंगे। एक पीपीटी होगी, वीडियो होंगे, हर की प्रस्तुति होगी बहुत अच्छे से। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक प्रश्न और है, सर स्टूडेंट को कंप्यूटर सिखाने के लिए क्या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सिम्मी जी कह रही हैं। सिम्मी जी, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर कैसे सिखाएं उसके लिए, स्टार्ट करने के लिए उसको स्टार्ट बटन को दबाना आना चाहिए कंप्यूटर का। ओके, स्टार्ट स्टार्ट बटन को दबाना आना चाहिए, और शट डाउन करना आना चाहिए। शट डाउन करने के लिए उसको पहले प्रोग्राम पे जाए, शट डाउन आएगा, शट डाउन करना उसको आ जाए कि कैसे कंप्यूटर बंद होगा। ये 2 चीजें अगर आ गई तो वो बड़े आराम से कंप्यूटर सीख सकता है, ये मेरी गारंटी। मैं ऐसे ही सीखा हूँ, और ऐसे ही सीखा हूँ। मैं तो एक बार कंप्यूटर और मैं 6 महीने के लिए एक कमरे में बंद हो गए थे। वो कैदी जैसे बंद हो जाते हैं ना जेल में, और नीचे से खाना चला आता है, तो हमारे लिए भी नीचे से ही खाना आ जाता था। तो ऐसे ही हमने कंप्यूटर सीखा, आप लोग भी ऐसे ही सीखेंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। और भगवान सिखाता भी जल्दी से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था, या इंटरनेट के माध्यम से नाना प्रकार के गैजेट्स को एक सिस्टम से जोड़ना? इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक पार्ट रहा हो। धन्यवाद, ये धीरे धीरे सीखना प्रारंभ करेंगे। मनोहर लाल जी लिख रहे हैं, आज से हम सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। धन्यवाद वैसे मनोहर लाल जी, प्राचार्य हैं आप, बहुत क्षमतावान प्राचार्य हैं, तो कंप्यूटर सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद आप सभी का। ये विषय लगातार नए नए प्रकार से आते जाएंगे।
हमारे बीच में जुड़े हुए हैं श्रीमान हरीश कुमार जी। हरीश जी भाई साहब, आपका स्वागत है। हरीश जी। नमस्कार भाई साहब। जी जी, स्वागत है भाई साहब आपका। यह कंप्यूटर के प्रशिक्षण में आप एक मास्टर ट्रेनर्स के रूप में हमारे साथ 5 दिन जुड़ने वाले हैं, इसलिए मैं विद्या भारती ई पाठशाला की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हरीश जी भाई साहब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। हरीश जी प्रांत के सचिव हैं भावराव देवरस स्मृति सेवा न्यास से, जो मध्य प्रदेश में जनजाति शिक्षा का काम करती है, उसके माध्यम से आप काम करते हैं। और हरीश जी जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है, जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए काफी लाभकारी हो सकता है, विद्या भारती के विद्यार्थियों के लिए काफी लाभकारी होता है, और काफी नाम है उसका मध्य प्रदेश में। उस कोचिंग सेंटर के आप संस्थापक हैं, और उसे यूपीएससी विद्या भारती के कार्यकर्ता के नाते यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वो हमारे साथ 5 दिन रहने वाले हैं। आज भी वो अपने विषय की यहाँ से प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं हरीश जी का स्वागत करता हूँ। ये वैसा प्रारंभ कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय राकेश जी भाई साहब का धन्यवाद, जो इतना अच्छा एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया और उसमें इतने सारे प्रतिभागी जुड़े। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं 300 से ज्यादा प्रतिभागी लाइव इस वर्कशॉप के अंदर जुड़े हुए हैं, और भारत देश के लगभग सभी राज्यों से, सभी कोनों से प्रतिभागी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी भाई साहब ने जिस तरह से अभी पूरी रूपरेखा रखी और पूरा एक प्रारंभिक परिचय इस अभ्यास वर्ग का दिया कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, और हमारी जो भी दक्षता है, हमारी जो भी स्किल्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ इजाफा हम यहाँ से कर करके जाएंगे। और पिछले जो अनुभव है उसके आधार पर काफी कुछ चीजें नई यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं, कई चीजें यहाँ पर नई जोड़ी गई हैं। मेरा जो आज का एक छोटा सा सेशन मैंने तैयार किया है, वो OBS स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने आज इंक्लूड किया हुआ है। OBS स्टूडियो बहुत आसान और बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, और मेरे ख्याल से आप में से कई लोग इसके बहुत अच्छे जानकार भी होंगे। जो भी प्रारंभिक तौर पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जाता है या फिर लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाता है, तो ये सॉफ्टवेयर जनरली लोग सीखते हैं। दूसरी बात एक जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बेसिकली जब हम पिछले साल कोरोना के बाद आए थे, तब हमने से अधिकतर लोग ब्लैंक थे। जो कंप्यूटर के आचार्य थे या जो कंप्यूटर टीचर थे पहले से, उनकी दक्षता थी, लेकिन हमने से ज्यादातर लोग एकदम ब्लैंक थे। हमने से ज्यादातर लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता था, सामान्य कंप्यूटर हमें उपयोग करना आता था। लेकिन पिछले 1 वर्ष में हमने देखा कि बहुत जल्दी हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर मास्टरी ली और ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करना चालू किया। गूगल क्लासरूम को सीखा, बहुत सारी नई चीजों को सीखा, जूम प्लेटफॉर्म को सीखा, और भी सोशल मीडिया के कई नए एप्लीकेशंस को सीख करके क्लासेस को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हम सभी ने जूम बहुत अच्छे से समझा हुआ है, जूम हमें उपयोग करना आता है, और पावर पॉइंट भी हमें सामान्य रूप से उपयोग करना आता है अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो। OBS स्टूडियो उसके बाद की कड़ी है। देखिए क्या होता है ऑनलाइन क्लासेस में, एक सबसे बड़ी जो परेशानी है जिसके ऊपर बातचीत भी की जाती है अभ्यास वर्गों में, कि बच्चा टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता डायरेक्ट फॉर्म में। हम उसे पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर लिया है उसने, उसके बाद उसकी क्या एक्टिविटी चल रही है ये हमें पता नहीं पड़ता, और वो उस समय क्या कर रहा है हम ये देख भी नहीं सकते। बाद में ठीक है वो अपना होमवर्क सबमिट कर देगा कैसे भी, लेकिन उस क्लास में कितना इंटरेक्ट हुआ वो हम नहीं कर सकते। क्लास के अंदर अगर वो सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम उसे टोक सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में ये संभव नहीं हो पाता। अब इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो ये है कि हम अपनी क्लासेस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरीके से उसमें ऐसी नई चीजें जोड़ सकते हैं जो उन बच्चों को ऐसा लगे कि हमारे जो आचार्य जी हैं या हमारी दीदी हैं वो हमें एक नई दुनिया के अंदर लेकर के जा रहे हैं। मैं आपको उस लेवल पर लेकर के नहीं जाना चाहता है कि हम एनिमेशन उसके अंदर लेकर के आए, या फिर हम किसी और एडवांस टेक्नोलॉजी का वहां पर उपयोग करें। क्योंकि एक जाहिर सी बात है, अगर कोई गणित का बहुत अच्छा आचार्य है या गणित का बहुत अच्छा टीचर है, तो उसकी जो मास्टरी होगी वो मैथमेटिक्स में होगी। अगर हम पैरेलली ये चाहें कि वो एनिमेशन को भी सीख ले
और ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी को भी बहुत से सीख रहे, तो ये संभव नहीं होता। तो हमें उतना नहीं करना है, लेकिन हमें कुछ नए सॉफ्टवेयर्स पर अब कमांड करना होगा, जिससे हम अपने लेक्चर्स को थोड़ा-सा और एडवांस कर सकें, हम अपने लेक्चर्स को थोड़ा और रुचिकर बना सकें। उसी कड़ी में एक छोटा-सा सॉफ्टवेयर है ओबीएस स्टूडियो। इसके माध्यम से हम थोड़े से अच्छे लेक्चर्स को बनाना सीख सकते हैं। हम थोड़ा अच्छे से अपने लेक्चर्स को बच्चों तक पहुँचा सकते हैं और उन्हें भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। ओबीएस स्टूडियो का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, तो वो मैंने अभी आपको बताया कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। हालाँकि कई लोग यहाँ जो कंप्यूटर के जानकार हैं, वो इस टर्म का मतलब ही समझ गए होंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वो ओपन टू ऑल है। आप वहाँ पर जाके जो चेंज करना चाहें, वो चेंज कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से उपयोग कर ओबीएस के अंदर सबसे अच्छी बात ये है, इन्होंने इसको ओपन लाइसेंस भी रखा हुआ है। आपको इसे परचेज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं तो। और ये मैक पर भी अवेलेबल है, लिनक्स पर भी अवेलेबल है और विंडोज पर भी अवेलेबल है। और इंटरफेस भी लगभग सेम है। अगर आपके पास आईओएस का प्लेटफॉर्म है या फिर विंडोज का प्लेटफॉर्म है या फिर लिनक्स का प्लेटफॉर्म है, तो थोड़े बहुत अंतर है, लगभग सेम आपको उसकी इंटरफेस मिलेगी और उसके इंटरफेस के साथ आप आगे जा सकते हैं। आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, हालांकि हम एक स्टूडियो की बात करें और अगर हम एनिमेशन जगत के अंदर जाने को चाहिए होता है, लेकिन हमें जो पर्टिकुलरली चीज चाहिए होती है वो बहुत कम चीजें होती हैं। हमें बेसिकली जो चीजें चाहिए वो 3-4 चीजें होती हैं। उन 3-4 चीजों में सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर चाहिए, एक वेबकैम चाहिए, जिस भी वेबकैम का आप उपयोग कर रहे हैं। अगर आपका लैपटॉप ही कैमरे की तरह उपयोग हो रहा है, वो भी चीज चलेगी। या फिर आप एक हाई क्वालिटी का वेबकैम खरीद सकते हैं। स्टूडियो मोड में जाना है तो आप एक डीएसएलआर कैमरा ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक गुड क्वालिटी माइक चाहिए, आपको एक अच्छा माइक वहां पर चाहिए होगा। उस माइक के अंदर हमें थोड़ा सा ये देखना है कि अगर वायरलेस माइक होते हैं तो ज्यादा अच्छा है। जो वायर्ड माइक होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा वॉइस होता है, अगर हम उसकी पिन थोड़ी सी लूज छोड़ देते हैं या फिर जो वायर्ड माइक होता है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर उसका वायर कहीं से भी हल्का सा भी कटना चालू हुआ तो हमारा लेक्चर कभी भी बीच में बंद हो जाता है। तो वायरलेस माइक थोड़े से ठीक होते हैं। तो हमें एक कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर या फिर पीसी जो भी आपके पास हो। उसके बाद हमें एक अच्छा माइक चाहिए, एक हमें अच्छा कैमरा चाहिए। अगर स्टूडियो मोड में जाना है तो हमें ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी जरूरी नहीं। इसमें से 3 चीजें आप क्लब कर सकते हैं। ये अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपको ये तीनों चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी। आपको अलग से कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ग्रीन कपड़ा लेकर के आना होगा और उस ग्रीन मैट को आप अपने पीछे लगा सकते हैं। आपका काम वहां से हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इनिशियली हमें कुछ और चीजों की जरूरत है अगर हम अपने घर से क्लास ले रहे हैं तो। हाँ, हमारे पास अगर कोई स्टूडियो है तो वहां पर हमें पूरी व्यवस्थाएं मिलेंगी और वहां पर हमें कोई कंप्यूटर के जानकार भी मिलेंगे जो इस सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। हमें सबसे पहले क्या काम करना है, obsproject.com, यहाँ पर एक यूआरएल लिखी हुई है। इस यूआरएल को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको इस यूआरएल के ऊपर जाना है और इस यूआरएल के ऊपर जाकर के आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। फ्री सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपको ना तो कोई पेमेंट करना है और ना आपको पायरेसी की तरफ जाना है, ना इसको क्रैक करना है। आपको सीधे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। इस सॉफ्टवेयर को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, आप दूसरे सॉफ्टवेयर को जिस तरह से इंस्टॉल करते हैं, आपको सिमिलरली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इस तरह का ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस तरीके की एक स्क्रीन यहाँ पर आपकी ओपन होकर खुल जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर टोटल 4 बॉक्सेस आपको दिखेंगे। उन 4 बॉक्सेस के अंदर आपको बेसिकली जो चीज दिखाई देगी वो सबसे पहले सीन बॉक्स होगा। मैं थोड़ी देर बाद आपको पूरी इंटरफेस खोल करके बताऊंगा। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा सीन बॉक्स है। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये सोर्स बॉक्स है। देन एक ऑडियो मिक्सर है और उसके बाद एक कंट्रोल बॉक्स है। ये 4 बॉक्सेस हैं और हमारे पूरे जो काम होंगे वो केवल इन 4 टूल्स की मदद से होंगे। अगर हम बेसिक लेवल पर अपने किसी लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं या फिर हम बेसिक लेवल पर कोई अपनी ऑनलाइन क्लास आगे लेकर के जाना चाहते हैं, अगर हम एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं, तो फिर और बहुत सारी चीजें होती हैं ओबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर आपको उसको प्रॉपर्ली सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और भी बहुत सारी टूल्स हैं जो ओबीएस के साथ क्लब होते हैं और ओबीएस के साथ क्लब करके हम एक पर्टिकुलरली जैसे कहते हैं डिस्कशन मोड में कभी स्टूडियो से जो टेलीकास्ट होता है
अगर वो आपको स्ट्रीम करना है, या फिर आपको एनिमेशन उसके संग क्लब करने हैं, तो फिर और भी बहुत सारे कुछ टूल्स हैं जो आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्लब करने पड़ेंगे। लेकिन हमें इनिशियली बेसिक लेवल पर उन चीजों की जरूरत नहीं है। तो ये 4 बॉक्सेस हैं, इन 4 बॉक्सेस को एक-एक करके मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। यहाँ उसकी हालांकि डिटेल लिखी हुई है, लेकिन मैं इस डिटेल की बजाय आपको ओबीएस की डायरेक्ट स्क्रीन के मोड पर लेकर के आता हूँ और वहां से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे ख्याल से आप लोग एक पूरा ओबीएस का जो स्क्रीन ओपन होता है, उस स्क्रीन को अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में अभी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर आप लोगों को जो दिख रहा है ये इसका सीन बॉक्स है, जहां पर मैं माउस का कर्सर लेकर के जा रहा हूँ। यहाँ पर ये सोर्स है, ऑडियो मिक्सर है, और यहाँ पर जो लास्ट में ये दिख रहा है आपको, ये इसका कंट्रोल बॉक्स है, यहाँ से हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब पहली बात ये आती है कि ओबीएस का बेसिक उपयोग क्या है, हम थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। देखिए, ओबीएस का बेसिक उपयोग क्या है, आपको एक लाइव लेक्चर डिलीवर करना है, और उस लाइव लेक्चर के अंदर आप जूम पर ही काम कर रहे हैं, आप जूम पर अपने बच्चों की क्लास ले रहे हैं, या फिर आप गूगल मीट के ऊपर क्लास ले रहे हैं, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर क्लास ले रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लास ले रहे हैं। एंड लेट अस सपोज दैट आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और मैथमेटिक्स के अंदर आप छोटी क्लास के अंदर स्क्वायर या फिर क्यूब के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, एंड यू वांट दैट कि वो क्यूब हम यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू दिखाएं। अब वो आपको एनिमेट नहीं करना, ओबीएस के थ्रू आप सीन्स बना करके उसे यहाँ पर क्लब कर सकते हैं, और वो चीज आपको यहाँ दिख जाएगी। या फिर आप एक वर्चुअल ब्लैक बोर्ड अपने पीछे लेकर के आना चाहते हैं। वर्चुअल ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या है, पीछे ऐसा लगना चाहिए कि मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल पेन टैब के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अभी अगर समय ने परमिशन दी और समय मेरे पास रहा, तो मैं आपको जो एक आध क्लास मैंने अपनी ली हुई है वर्चुअली, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो हम एक एक करके इन चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो बॉक्स है वो सीन है ना, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने एक सीन बना के रखा हुआ है, दैट इज सीन 2। ये कम से कम एक सीन यहाँ पर होना चाहिए, है ना। मैं जैसे इसको रिमूव करूंगा तो ये सीन रिमूव नहीं होगा, ये बोलेगा एटलीस्ट एक सीन होना चाहिए। आप सीन कितने भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सीन और ले लेता हूँ। सपोज दैट मैं एक सीन ले रहा हूँ और सीन का मैंने नाम दिया सीन 3। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज दैट आपने उसको नाम दे दिया लोगो, या फिर आप दो आदमियों का डिस्कशन दिखाना चाहते हैं, तो आपने उसको नाम दे दिया कि ये रमेश जी हैं, और दूसरा जो सीन है उसमें आप ये मोहन जी हैं। तो दो लोगों का ये सीन बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो दो सीन आपने क्रिएट किए हुए हैं, इन दोनों सीनों में आपको सोर्स लेना है, मतलब आप उसमें क्या क्या दिखाना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं। सपोज दैट जो मेरा सीन 2 है, उस सीन 2 के अंदर मैं अपना प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई वीडियो दिखाना चाहता हूँ, या फिर आप जिस भी चीज को उसके अंदर जोड़ना चाहते हैं वो आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हमने सीन 2 को सिलेक्ट किया, और उसके बाद हम सोर्स के अंदर आ गए। अब सोर्स के अंदर यहाँ पर एक प्लस का आपको साइन दिखाई दे रहा है ऐड करने के लिए, इसको आपको क्लिक करना है जस्ट। अब इस पर क्लिक करके आप क्या यहाँ पर सोर्स ऐड करना चाहते हैं। आप कोई प्रेजेंटेशन ऐड करना चाहते हैं, आप पूरा डिस्प्ले ऐड करना चाहते हैं, आप पूरा विंडो कैप्चर करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई वीडियो मीडिया सोर्स आप ऐड करना चाहते हैं, आप जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज दैट मैं कोई विंडो कैप्चर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने विंडो नाम दिया, और मैं मेरा जो प्रेजेंटेशन खुला हुआ था उसमें मैंने नाम दिया कि मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन लिख दिया। अब यहाँ पर मैं जब नीचे करूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि अभी मेरी कौन कौन सी विंडो ओपन है। ये आप नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेट सपोज दैट कि मैं पावर पॉइंट का जो मेरा एक विंडो है मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ। तो ये मैंने अपनी पावर पॉइंट की जो मेरी विंडो अभी चल रही है, मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से ऐड कर दिया। मैंने जैसे ही ओके किया, ये पूरी विंडो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, जो भी विंडो मैंने यहाँ पर कैप्चर की है। आप ये विंडो नहीं चाहते, जस्ट इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। डिलीट का बटन आपके कीबोर्ड के ऊपर है, आपको वहां से उसको प्रेस करना है। ये पूरा खत्म हो गया। आप पूरा का पूरा डिस्प्ले कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप डिस्प्ले के अंदर आ जाइए, और जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे दीजिए। आपका पूरा डिस्प्ले कैप्चर हो गया। अब ये मल्टी स्क्रीन आ गई क्योंकि हमने डिस्प्ले कैप्चर किया है। हर डिस्प्ले के अंदर एक डिस्प्ले, हर डिस्प्ले के अंदर एक डिस्प्ले यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कुछ भी यहाँ से दिखाना चाहते हैं, मुझे ये हटाना है, मैंने इसको डिलीट किया और मैंने ये करके इसको हटा दिया। मुझे कोई मीडिया सोर्स ऐड करना है, मैं जो भी ऐड करना चाहूँ मैं यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सपोज दैट यहाँ से ले लेता हूँ।
ये मेरी एक स्क्रीन है और ये मैंने ले ली, ठीक है। अब मेरा ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था जो मैंने यहाँ पर क्लब कर लिया, ये मेरी पहली स्क्रीन हो गई, ठीक। अब मुझे इसका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट दिखाना है, मैं पूरा नहीं दिखाना चाहता, मैं इसको यहाँ से छोटा बड़ा या फिर इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो इसके अंदर कर सकता हूँ, इसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ वो यहाँ पर कर सकता हूँ, इसे क्रॉप भी कर सकता हूँ, है ना। वो पूरे टूल्स आपको, जैसे ही आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ये पूरे टूल्स हैं, आपको इसके अंदर सब कुछ चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। नाउ सी, मुझे यहाँ पर स्पीकर की एक फोटो भी डालनी है, स्पीकर की फोटो यहाँ पर साथ में चलती रहे, ठीक है। मैं स्पीकर की फोटो यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पर प्लस में गया और प्लस में करके मुझे स्पीकर की फोटो डालनी है और मैंने कैमरा यहाँ पर सिलेक्ट की, मतलब यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो मुझे वीडियो कैप्चर डिवाइस के अंदर कैमरा यहाँ पर दिखने लगेंगे, तो मैं यहाँ पर वीडियो कैप्चर डिवाइस के अंदर आया। अब यहाँ पर मुझे अपना कैमरा लेना पड़ेगा, यूएस यूटिलिटी टूल जो मेरा डीएसएलआर है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको पूरा अपना डीएसएलआर यहाँ पर कनेक्ट करके भी बताता। तो मेरा लॉजिटेक का एचडी वेबकैम है, वो मुझे यहाँ पर दिखाना है, तो मैं उसको लेट सपोज दैट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने उसको सिलेक्ट किया और मैंने उसको ओके कर लिया। अब मुझे और कोई ओबीएस का वर्चुअल कैमरा लेना है, लेट सपोज दैट ओबीएस का वर्चुअल कैमरा मैंने यहाँ पर ले लिया, जो भी मैं लेना चाहूँ, और इसको मुझे छोटा करके दिखाना था, तो मैंने इसको जब छोटा सा किया यहाँ से, और मुझे एक कॉर्नर में लेकर के आना है, ये मैंने एक ही सीन के ऊपर 2 सोर्स क्लब कर ली। अभी मैं उसमें कुछ टेलीकास्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। अगर मैं वर्चुअल कैमरा ऑन कर दूंगा तो आपको यहाँ पर ये वर्चुअल कैमरे के अंदर सब कुछ दिखाई भी देने लगेगा, ठीक है। अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए और इसको भी हटा रहा हूँ। लेट सपोज दैट आपको उसी लेक्चर के अंदर कोई ऐसी इमेज डालनी थी, कुछ क्यूब था या फिर कोई और वीडियो था जो आपको यहाँ पे क्लब करना था, तो मुझे क्या करना है, वो वीडियो पहले से ही डाउनलोड कर लेना है। जस्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेने के बाद मुझे यहाँ पर प्लस जाना है और मीडिया सोर्स के अंदर जाना है, और मीडिया सोर्स के अंदर जाकर के इसको ऐड करना है और यहाँ से अपनी फाइल को ब्राउज कर लेना है। जैसे मैं लेट सपोज दैट एक वीडियो डालना चाहता हूँ, तो मैंने डाउनलोड में मेरा कोई एक लेक्चर है और वो लेक्चर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, उस लेक्चर को मैंने ओके किया, ये मेरा लेक्चर यहाँ पर आ गया। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये लेक्चर मेरा बगल में छोटे में चलता रहे और साथ में मेरा प्रेजेंटेशन भी चलता रहे, तो ये मेरा लेक्चर यहाँ पे छोटे में चलता रहेगा और मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर चलता रहेगा। मैं जितने सीन लेकर के आना चाहता हूँ, मैं उतने सीन लेकर के आना चाहता हूँ, मैं उतने सीन लेकर के आ सकता हूँ। लेट सपोज दैट मैंने चाहा कि विद्या भारती का लोगो भी यहाँ लगना चाहिए, तो लोगो एक इमेज है, तो मैं इमेज के अंदर जाऊंगा। मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया कि मुझे विद्या भारती का लोगो डालना है यहाँ पर। मैंने अगेन ब्राउज किया और मैंने डाउनलोड्स में पहले से एक लोगो डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये लोगो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। ये लोगो जैसे इंपोर्ट हो गया, मुझे जहां भी प्लेस करना है मैं इस लोगो को प्लेस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज दैट मुझे और भी कोई लेयर लेकर के आनी है, मुझे एक और वीडियो साथ में प्ले करना है, मैं फिर से मीडिया के अंदर जाऊंगा और यहाँ से मैं मीडिया सोर्स के अंदर गया और लेट सपोज दैट मुझे एक और वीडियो पैरेलली चलाने, मुझे दो वीडियो एक साथ चलाने, तो मैंने एक और वीडियो सिलेक्ट किया और मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को भी, मुझे इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट भी करके दिखाना है, मुझे स्पीड भी इसकी फास्ट करके दिखानी है, तो मैंने एक वीडियो यहाँ पर क्लब कर दिया और ये 2 वीडियो मेरे एक साथ मैं चलाना चाहता हूँ। मैं और भी कोई पिक्चर डालना चाहता हूँ तो मैं पिक्चर भी ले सकता हूँ, मैं इमेज के अंदर जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर इतनी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, अगर आप YouTube से भी कुछ कैप्चर करना चाहते हैं तो आप YouTube से भी कुछ कैप्चर कर सकते हैं। लेट सपोज दैट मुझे ये इमेज भी यहाँ पर लेकर के आनी थी, इमेज थोड़ी सी बड़ी है मेरी, इस इमेज को मुझे प्लेस करना था कॉर्नर में इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से कॉर्नर में इमेज प्लेस कर लेट सपोज दैट। अब ये मेरी पूरी सीन, मेरे पूरे सीन यहाँ पर क्रिएट हो गए। अगर मुझे कोई ऑडियो डिवाइस लेकर के आनी है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही होगी इस ऑडियो वाले में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरी आवाज ही ले रहा है। आपको और कोई ऑडियो यहाँ पर लेना है तो प्लस कीजिए और ऑडियो कैप्चर के अंदर चले जाइए, यहाँ से आप ऑडियो आउटपुट कैप्चर को यहाँ पर सीन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये मेरा पूरा एक सीन बनके क्रिएट हो चुका है, मेरी 2 अलग अलग स्क्रीन चल रही हैं। अब लेट अस सपोज दैट मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर स्क्रीन को अपने कैमरे की तरह उपयोग करना है, मतलब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा कैमरा है वो इन सब चीजों को दिखाए। अब मैं कंट्रोल पैनल के ऊपर आऊंगा और यहां पर मैं जस्ट क्या करूंगा, स्टार्ट वर्चुअल कैम, ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट वर्चुअल कैम पे क्लिक कर दिया, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जूम के अंदर जा रहा हूं, ठीक है, लौट करके, और मैं थोड़ी देर के लिए इसे बंद करके जूम की जो अपनी स्क्रीन है मैं उसको शेयर करता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और मैंने अपनी ये स्क्रीन शेयर की। अभी जो मेरा कैमरा होगा ना, उस कैमरे की जगह मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं ओबीएस वर्चुअल कैमरा सिलेक्ट कर रहा हूं। तो जो मेरी फोटो आ रही होगी ना, उसकी जगह आपको वो सब दिखाई देगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीन बनाया हुआ है। जहां पर मेरी फोटो आपको दिख रही होगी ना, जहां पर आप मेरी फोटो को देख पा रहे थे, मतलब जहां मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो मेरा वेबकैम आपको दिखा रहा था, मैंने उसको हटा करके यहाँ पर ओबीएस का वर्चुअल कैम का फीड ले लिया है, और आपको मेरी फोटो की जगह ओबीएस वर्चुअल फीड दिखाई देने लगी है। मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ। अब मैं अपना कैमरा फिर से चेंज कर रहा हूँ और उसको जो मेरा वेबकैम है लॉजिटेक का, उसके ऊपर लेकर के आ, मैं जैसे ये काम करता हूँ आपको तुरंत मेरा फोटो दिखाई देने लगा होगा, मैं आपको दिख रहा हूँ। अब इसका यूज क्या है बेसिकली, देखिए क्या होता है। लेट अस सपोज दैट कि मैं फिर से उसी पिक्चर के ऊपर आ रहा हूँ जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। लेट अस सपोज दैट मैं इन सीन को प्रॉपर डिलीट कर रहा हूँ, या मैं सीन 3 के ऊपर आ रहा हूँ, ये मैं सीन 3 के ऊपर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना फीड ले लेता हूँ। अब असल में मैं क्या है, अभी अपना कैमरा जूम में यूज कर रहा हूँ। उसकी जगह मैं कोई इमेज का फीड लेता हूँ 2 मिनट के लिए। जैसे मेरे पास एक इमेज थी विद्या भारती का लोगो, और ये इमेज मैंने यहाँ पर ले ली, और इस इमेज को मैंने यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। अब मेरे पास 2 सीन, मेरा वर्चुअल कैम ऑन है, मैं अपने जूम में गया वापस, और अपने जूम में जाकर के मैंने जो मेरा कैमरा है उस कैमरे की जगह ओबीएस वर्चुअल कैमरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो मेरा फीड आपको मिल रहा है उसमें आपको विद्या भारती का लोगो दिख रहा होगा, देखिए। और मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं सीन 2 को क्लिक करूंगा तो मेरी फोटो बदल जाएगी, अगर मैं सीन 3 पर आऊंगा तो मेरी फोटो बदल जाएगी। मैं इस तरह से बहुत सारे सीन्स को क्रिएट कर सकता हूं, और उन सीन्स को क्रिएट करके मैं जो भी ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूं उस ब्रॉडकास्ट को कंटिन्यूअसली चेंज करता जाऊंगा, सीन 1, सीन 2, सीन 3, और वो चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। ये वर्चुअल कैम हुआ। अब आपको कंट्रोल पैनल का एक छोटा सा काम और बताता हूँ। सपोज दैट आपको इसी वीडियो को स्ट्रीम करना है यूट्यूब के ऊपर, तो आपने बहुत सारे सीन यहाँ पर बना करके रख लिए, आपने एक और सीन क्रिएट कर लिया, एक और सीन आपने क्रिएट कर लिया, ये 5 सीन, ये 4 सीन आपने बना लिए, और हर एक सीन में आपने कुछ ना कुछ आपने सोर्स लेकर के रखा हुआ है। मैं रैंडमली कोई भी सोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे आसान पिक्चर होता है, सबसे जल्दी इंपोर्ट होता है, इसलिए मैं उस पिक्चर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरा सीन लेट अस सपोज दैट 4 था, और ये मेरा सीन लेट अस सपोज दैट 5 था। और मैंने ये अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पर लेकर के रख लिए। ये मेरा एक और सीन है, ठीक है। नो सी, अब मुझे क्या करना है, मेरे ये सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5 है, इस तरीके से, ठीक है। और मुझे इन सीन्स को लाइव स्ट्रीम करना है ना, आप लोगों को दिखाना है, और मुझे उनको रैंडमली तुरंत बार बार चेंज करना है, और मुझे जूम पर ये टेलीकास्ट करना है। तो मैं यहाँ से स्टॉप शेयर करता हूँ, और अपने कैमरे की जगह सिंपली ओबीएस वर्चुअल कैमरा मैंने लिया हुआ है। अब मैं जैसे ही इन सीन्स को चेंज करता जाऊंगा ना, आप जैसे ही मेरा जो फोटो होगा उसको ऑन करेंगे तो आपको ये अलग अलग चीजें वहां पर दिखाई देंगी। इसके अलावा हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, आपको इसको यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीम करना है, लाइव स्ट्रीम करना है, तो हम यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे। ये हम लोग सेटिंग्स के अंदर गए, सेटिंग के अंदर आपको एक स्ट्रीम की मिलेगी, आप स्ट्रीम के अंदर हैं, ये देखिए जनरल है, स्ट्रीम है। मैं बाकी आपको और भी टूल्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उतना समय नहीं है हमारे पास। आपको स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करना है, सर्विस आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है जिस पर भी आप लाइव टेलीकास्ट करना चाहते हैं। तो लेट सपोज दैट मैं यूट्यूब के ऊपर करना चाहता हूँ,
ठीक है, ये यूट्यूब के ऊपर मेरा लाइव टेलीकास्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये स्ट्रीम की है, ये स्ट्रीम की मुझे यहाँ से मुझे यहाँ से कॉपी कर लेनी। तो मैंने इस स्ट्रीम की को सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसको पूरा मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और उसके बाद अब मुझे YouTube के ऊपर इसको लेट अस सपोज दैट लाइव करना था। तो मैं YouTube के अंदर किया, मेरा थोड़ा नेट यहाँ पर स्लो चल रहा है और मैं YouTube स्टूडियो के अंदर डायरेक्टली गया हूँ और यहाँ से मैंने क्रिएट पर क्लिक किया और मैं लाइव जाना चाहता हूँ। मैंने वो लाइव पर क्लिक कर दिया। और मैं एक वीडियो को स्ट्रीम करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको एक स्ट्रीम की मिलेगी इस जगह पर। इस स्ट्रीम की को कॉपी कर लीजिए, ये आपने स्ट्रीम की कॉपी करी और जब हम OBS के अंदर थे उस OBS के अंदर ला करके इसको पेस्ट कर दीजिए। नीचे इसमें एक अप्लाई का बटन है, उस बटन को अप्लाई कीजिए और उसके बाद उसको ओके कर दीजिए। आप जैसे ही उसको अप्लाई और ओके करेंगे, आप जैसे ही उसको अप्लाई और ओके करेंगे, ये नीचे एक अप्लाई का बटन है, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस बटन को मैंने अप्लाई किया यहाँ पर और उसके बाद इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक किया। अब स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे मैंने जैसे ही क्लिक किया ना, मुझे ये जो फीड है थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पर मिलना चालू हो जाएगा। मैं अपना यूट्यूब वाला ये मेरा यूट्यूब पर मुझे फीड मिलना चालू हो गया। मैंने यहाँ से नीचे से स्ट्रीम की कॉपी की हुई है। अभी मैं यहाँ पर जो जो चीजें OBS में चेंज करता जाऊंगा वो चीजें यहाँ पर आपको चेंज होती दिखेंगी। थोड़ा सा डिले होता है 4 से 5 सेकंड्स का, क्योंकि उसको यूट्यूब तक पहुंचने में टाइम लगता है। अब हमारी टीम की एकदम देखिए, मैंने वहां पर सीन चेंज किया है, यहाँ पर सीन चेंज हो गया। वहां पर जस्ट मैंने सीन चेंज किया, सीन के ऊपर क्लिक भर करना है। मैं जैसे जैसे वहां पर सीन चेंज करता जाऊंगा यहाँ पर सीन मेरा दूसरा आता जाएगा। अब इस समय में ये वीडियो मेरा यूट्यूब के ऊपर लाइव चल रहा है। ठीक है, मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव जा रहा हूँ। मुझे यूट्यूब के ऊपर रोकना है, मैंने यहाँ से एंड स्ट्रीम कर दिया और ये सब चीज मेरी खत्म हो गई। मुझे किसी और वीडियो की स्ट्रीम कॉपी कर, मतलब मुझे फिर से इस वीडियो को लाइव करना था क्योंकि मैं उस समय शेयर नहीं कर पाया था यूट्यूब वाली स्ट्रीम। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। मुझे जस्ट क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक स्ट्रीम की मिलेगी यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, ये नीचे इस स्ट्रीम की को मुझे यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद मुझे अपने OBS के अंदर आना है। वही OBS जो मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, और सेटिंग्स में जाकर के जो थोड़ी देर पहले हमने किया हुआ था, यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर जाकर के यहाँ पर उसको कॉपी कर देना है और नीचे से अप्लाई कर देना है और उसको ओके कर देना है। अगर हम इतना काम कर देते हैं और यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर देते हैं तो ये फीड पूरा हमारा यूट्यूब के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट वर्चुअल कैमरा क्या है, जो हमारा ये फीड है OBS का, इस OBS के फीड को अपने कैमरे की तरह यूज करना। स्ट्रीमिंग का जो फीचर है वो स्ट्रीमिंग का फीचर है हमारे OBS को YouTube के ऊपर या किसी और सोशल मीडिया साइट के ऊपर स्ट्रीम करना। हम सीन अलग अलग बना सकते हैं। लेट अस सपोज दैट 2 टीचर एक साथ डिस्कशन ले रहे हैं, मैथ्स वाले टीचर ले रहे हैं, फिर साइंस वाले टीचर ले रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग सीन बना लीजिए। दोनों के जो कैमरे के आउटपुट आ रहे हैं उनको एक सीन ले लीजिए, एक सीन दूसरा ले लीजिए। जब भी जो टीचर बोलता है पहले उस सीन को क्लिक कर दीजिए, फिर जैसे ही दूसरा टीचर बोलता है दूसरे सीन को क्लिक कर दीजिए, तो आपके यूट्यूब के ऊपर सीन चेंज होने लगेंगे। पहले एक टीचर आएंगे, फिर दूसरे टीचर आएंगे। आप दोनों को एक साथ भी लेकर के आ सकते हैं, उसके लिए आपको स्टूडियो मोड के अंदर जाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इतने कम टाइम में इसको लेकर के नहीं आ पाऊंगा। आप स्टूडियो मोड के अंदर जाएंगे तो जिस तरह से हम न्यूज रूम का लाइव टेलीकास्ट करते हैं, जैसे 2-2, 3-3 हमारे जो वक्ता रहते हैं वो बोलते रहते हैं और उसको हम फीड करते हैं एक साथ, हमारा न्यूज टेलीकास्ट होता है। तो उसी तरह से हमें अगर कोई चर्चा करनी है और 2-4 लोग चर्चात्मक सत्र ले रहे हैं, बौद्धिक तो जनरली एक ही आदमी देता है, चर्चात्मक सत्र है तो उसके हमें छोटे छोटे जो इनपुट्स हैं वो हम उनके वीडियो कैप्चर करके बना देंगे और उसको अगर हम लोग स्ट्रीम करेंगे तो वो यूट्यूब के ऊपर हमारा पूरा स्ट्रीम इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक OBS सॉफ्टवेयर होता है। इसमें सीन के अंदर सोर्स
और देन कंट्रोल पैनल। ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। हम यहाँ से जब हमें कुछ भी नहीं करना होता है, केवल सीन को क्लिक करना होता है, वहां अपने आप ये वाली स्क्रीन यूट्यूब के अंदर पहुंच जाएगी, हम जिस भी सीन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मेरे ख्याल से ओबीएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, और काफी लोगों को तो इसके बारे में पहले से नॉलेज होगी जो वीडियो स्ट्रीमिंग के ऊपर काम करते हैं या वीडियो एडिटिंग के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने जितना समय था मेरे पास उसमें मैंने आप लोगों को ये सब चीजें बताने की कोशिश करी। तो अगर आपका अभी कोई प्रश्न होगा तो मैं उसको ले पाऊंगा, नहीं तो मैं समय ज्यादा ही ले चुका हूँ, 5 बजे तक का समय था मेरा। धन्यवाद भाई साहब। हरी जी, कुछ प्रश्न जरूर आए हैं। एक तो श्वेता द्विवेदी जी का प्रश्न है, क्या हम इसको फोन पर यूज कर सकते हैं? मुझे आवाज नहीं एक ये है। दूसरा, एक श्वेता द्विवेदी जी लिख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर का क्या क्या उपयोग है, वो समझ में नहीं आ रहा है। एक मंजू सिंह जी ने लिखा, जूम और ओबीएस को एक साथ एंड्रॉयड में कैसे यूज कर सकते हैं? इसके अलावा स्मृति रेखा दास जी लिख रहे हैं, आप जो स्क्रीन दिखा रहे हैं वो अगर थोड़ा जूम करके, तो वो तो आपके हाथ में है, आप अपनी उंगलियों से जूम पर जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ओके, जी। बाकी मैं लोग कुछ चीजों बड़े। के जवाब दे देता हाँ, हूँ। पहली एक बात तो बसेरी तनुजा जी लिख रही हैं, ओबीएस को एंड्रॉइड में यूज कैसे कर सकते हैं? ये कुछ बेसिक प्रश्न है आपके। देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक विंडोज, लिनक्स और आईओएस का सॉफ्टवेयर है। मैंने ये चीज आप लोगों को पहले कही थी। दूसरी बात ये है कि अगर आप एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो लाइव क्लासेस को लेना और उन्हें स्ट्रीम करना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। यूट्यूब स्टूडियो जो यूट्यूब का सपोर्ट होता है एंड्रॉइड के ऊपर, वो भी स्ट्रीम को इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता। तो एंड्रॉइड के ऊपर लाइव वीडियो को अगर हम सिस्टमेटिकली स्ट्रीम करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ ऐप्स हैं जो कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट होगा। जैसे कि जूम पर अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं चाहूं तो जूम के इस प्रेजेंटेशन को एंड्रॉइड के थ्रू डायरेक्टली यूट्यूब पर लाइव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उसमें बहुत कुछ एडिशंस करना चाहूँ, बहुत कुछ मैं उसके अंदर लेके आना चाहता हूँ, लोगो लेके आना चाहता हूँ, मल्टीपल स्क्रीन लेकर के आना चाहता हूँ, बहुत सारे सीन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो एंड्रॉइड के अंदर उतनी फैसिलिटी मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप नहीं देगी। तो हमें थोड़ा सा लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ मित्रता करनी पड़ेगी अगर हम इस तरीके से अपनी क्लासेस को लाइव टेलीकास्ट करना चाहते हैं। तो धन्यवाद भाई साहब। आपने जो विषय रखा है, निश्चित रूप से ओबीएस का उपयोग, एक तो हम अपने अच्छे ग्राफिक्स वीडियो बना सकते हैं, नए नए सीन्स डालकर उसमें, ऐसा जैसे भाई साहब ने बताया। दूसरा, हम इसके माध्यम से यूट्यूब पर बहुत अच्छी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, फेसबुक पर अच्छी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ओबीएस स्टूडियो बहुत कठिन नहीं। जी जी भाई साहब, ट्विटर पर भी जा सकते हैं भाई लाइव, ट्विटर पर भी जा सकते हैं, और इसके एक और माध्यम चीज से मैं काफी। थोड़ा सा इसमें जी ऐड करना चाहूंगा। ओबीएस स्टूडियो को लेकर यूट्यूब पर बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप ओबीएस स्टूडियो को अच्छे से उपयोग करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मुश्किल से 3 घंटे डिवोट करने होंगे। अगर आप 3 घंटे में कुछ छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स देख लेंगे और उनके साथ ओबीएस स्टूडियो पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो निसंदेह आप इसमें मास्टरी ले लेंगे मात्र 3 घंटे में। और ओबीएस स्टूडियो में अगर आपकी मास्टरी आ गई तो आपका जो लेक्चर है वो कम से कम 50 गुना बेहतर हो जाएगा। बढ़िया, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। और हरी जी ने बहुत अच्छे से ओबीएस का उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक एक एप्लीकेशन आपको 15-15, 20-20 मिनट में हम लोग यहाँ समझाएंगे, ज्ञान आपको उससे बढ़ाना है। चलिए, एक बार सब लोग अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और एक बार हरीश जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अनम्यूट करके जोरदार तालियां। धन्यवाद, बहुत तेज सब लोग अनम्यूट कीजिए। बहुत तेज। आप सभी का धन्यवाद। और निश्चित रूप से हमारे आज के विषय और आज की जो शुरुआत है, एक योग्य व्यक्तित्व के माध्यम से हमने एक कक्षा प्रारंभ की है। हरी जी ने हम लोगों के बीच में विषय रखा। हर दिन कोई नए नए विषय हम लोगों के बीच में आते रहेंगे। चलिए फटाफट, हम लोगों के बीच में एक आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ना है आपको। और नरेंद्र चाष्टा जी आपको व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर डाल रहे हैं। सभी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है, क्योंकि आपको जो होमवर्क दिया जाएगा यहाँ से, उसको उस पर करना है। आपको कुछ होमवर्क यहाँ पर हम देंगे आपको प्रतिदिन, और कोई एक प्रश्नोत्तरी है। नरेंद्र चाष्टा जी ने व्हाट्सएप ग्रुप आपको डाल दिया है, सब लोग उससे जुड़ जाइए।
उसको क्लिक कीजिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में उसके माध्यम से ज्वाइन होते जाएंगे। ठीक है, मैं भी ज्वाइन हो रहा हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, मैं इस ग्रुप में जुड़ गया। ओके, ज्वाइन ग्रुप। और कितने लोग जुड़ गए फटाफट तो देखें हम, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सबको जोड़ना, नहीं तो कल आप कहेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ है भाई साहब। तो देखिए अभी तक 77 लोग जुड़ गए, 78। ये ग्राफ बढ़ते जाना चाहिए। यहाँ 230 लोग हैं, इस सब 236। फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़िए, समय कम है अब हमारे पास में। ओके, इस व्हाट्सएप ग्रुप पर कर हम लोगों को एक होमवर्क डालना है। एक तो आईसीटी का उपयोग और कंप्यूटर के उपयोग में एक कंप्यूटर आचार्य को या एक आचार्य को कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं, आनी चाहिए, उसी विषय पर एक एक पेज की समरी आपको तैयार करके इस पर डालनी है। समरी डालनी है, यानी आपको क्या लगता है इस विषय में क्या होना चाहिए। तो ओके, 93 हो गए, जुड़ गए लोग। और जो लोग इस लिंक में नहीं जुड़ पाए तो वो लिंक कॉपी कर लीजिए। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ते जाइए। प्रतिदिन के प्रश्न, आपके प्रश्नोत्तरी भी इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगी। अभी नरेंद्र चास्टा जी यहाँ पर ग्रुप में डालने वाले हैं। एक प्रश्नोत्तरी आपको जो भी विषय यहाँ पर रखे जाएंगे उससे संबंधित 10 प्रश्न प्रतिदिन समापन में आपको उसके उत्तर देना है। दूसरा, किसी ने कहा था पीडीएफ ये मिल जाए हमें, तो ये जितनी भी पीडीएफ इन विषयों की आ रही हैं ये नरेंद्र चास्टा जी उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको यहाँ पर डालते जाएंगे, तो आप लोग इसमें जुड़ते जाइएगा। ओके, 98 लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। बाकी लोग भी इसमें जुड़ जाइएगा। हमारे बीच में केशव जी जुड़े हुए हैं जो हमारे इसके संयोजक हैं। वो इंटरनेट के अवेयरनेस के संबंध में कुछ बात यहाँ पर हम लोगों के बीच में रखने वाले हैं, तो उनको मैं सीधे विषय दे रहा हूँ। जब तक व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ते जाइए। आज की उपस्थिति की ये लिंक डाली हुई है हमारे नरेंद्र जी ने, और प्रश्नोत्तरी वो भी आप लोग भर दीजिएगा। तब तक हमारे बीच में केशव जी एक विषय रखने वाले। केशव जी इस पूरे 5 दिन के वर्ग के संयोजक हैं और इनके माध्यम से पूरा विषय चलने वाला है, इसलिए मैं सीधे ही केशव जी को आमंत्रित करता हूँ। केशव जी अपना विषय प्रारंभ करिए। केशव जी। जी नमस्कार। नमस्कार। अभी सीधा विषय पे हम आते हैं। सभी पिछले 2 वर्षों से हम सभी संगणक के आचार्य हो ना हो, और तो हमारा इंटरनेट से पाला पड़ता रहा। इससे पहले हम में से कुछ यह सोचते थे, कुछ बच्चों को देखकर हमारे मन में आता था ये ईयरफोन, ईयरबड्स, ये 24 घंटे यह लगाकर करता क्या है। तो वो बच्चे इंटरनेट यूज कर रहे होते थे और आज हम भी यूज कर रहे हैं। इन जो सर्विसेज हैं इंटरनेट की, इसे यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना है। हम आए दिन सुनते हैं कई सारी चीजें इंटरनेट फ्रॉड के विषय में, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। तो इस सब चीजों से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, आइए उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ दिख रही है इसे। स्क्रीन दिख रही है? कंटिन्यू रखिए भाई साहब, दिख रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट सेफ्टी। सबसे बड़ी सेफ्टी है कि जी जी हाँ, सबसे बड़ी सेफ्टी है कि हमें सावधानी बरतनी। इंटरनेट जब यूज कर रहे हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बीइंग केयरफुल इज द की, कहते हैं ना कि की पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें सावधान रहना है जब भी इंटरनेट यूज कर रहे हो, या अपने बच्चों को दे रहे हो, या फिर किसी को एडवाइस कर रहे हो, छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को, किसी को भी, या हम स्वयं भी कर रहे हो, तो हमें केयरफुल रहना है। इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन पर हम ध्यान देते हैं। हम ऑनलाइन, हम सभी आजकल वह एक सोशल नेटवर्क में जुड़ गए। सोशल मीडिया हम सबने नाम सुना है, तो क्या करना, डोंट गिव आउट एड्रेसेस। हम अनजान व्यक्ति है, सोशल मीडिया पे हम
केशव जी, कोई इंटरनेट प्रॉब्लम? ओके, केशव जी को पानी की समस्या। आज बिहार में पानी गिर रहा है क्या? क्या केशव जी, क्या हुआ? नेट टूट गया? अनम्यूट कीजिए, फिर से शेयर कर रहा हूँ। जी जी, अभी आ रही है? अनम्यूट जी, कीजिए आपकी आवाज। अभी से आ रही है? अनम्यूटेड? आवाज नहीं आ रही केशव जी आप? ओके ओके, आ रही आ रही। जी, तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी ऑनलाइन हो तो अपने एड्रेसेस को, जो हमसे परिचित ना हो, उन्हें हम ना दें। अपना फोन नंबर हम कभी भी ऑनलाइन पब्लिक ना रख करें। अननोन प्लेसेस हो तो वहां अपने फोन नंबर्स को, अपने होम सिटी, इन सब चीजों को पब्लिक ना करें। जो ओनली लिमिटेड नॉन आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन हम रखें जो अननोन सोर्सेज हैं वहां पे, जिससे कि हमारी पहचान ना हो सके, हम तक कोई पहुंच ना सके। इस तरह मैं बता रहा हूं कि जहां पे कोई अननोन प्लेस हो, उस जगह पे कोई भी, जब हम ऑनलाइन हो तो कोई भी .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का हम यूज ना करें। ये अब आप कहेंगे कि हम तो कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। हाँ, वो होता है, लेकिन हम ट्रस्टेड सोर्स से वो फाइल डाउनलोड करें। मीन्स कि हमें अगर ओपन ऑफिस डाउनलोड करना है तो हम ओपन ऑफिस के वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। हम ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहे हैं और हमारे सामने एक फाइल आ गई .exe और हमने उसे क्लिक कर दिया, तो हो सकता है कि हमारे मोबाइल्स में या हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है वो ट्रांसफर जाए। हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे छूट सकती है, अलग जा सकती है। मीटिंग पीपल ऑनलाइन, जब भी हम किसी भी व्यक्ति से ऑनलाइन मिलते हैं तो हमें उन पर तुरंत विश्वास न कर लेना चाहिए। ऑनलाइन मिले और हमने उन पर विश्वास कर, तो ये बिल्कुल भी ना करें। डिफरेंट एजेंडाज, हो सकता है कि वो अपने फिक्स एजेंडा के साथ आपसे मिलना, उनका ध्येय कुछ और हो आपसे मिलने का, और आप उन पर विश्वास किए और इस विश्वास का फल आपको कुछ। हम कभी भी जो अननोन पर्सन है उन पर विश्वास न करें। पीपल कैन लाई एंड एक्ट बैडली, वो आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, आपके साथ कुछ मिसबिहेव भी कर सकते हैं। टाइम ऑनलाइन डज नॉट इक्वल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि आप बहुत समय तक एक दूसरे के साथ चैट करते हो, ऑनलाइन बातें कर रहे हो, कई सालों, 2 साल, 4 साल, 5 साल से भी फेसबुक पर फ्रेंड हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि विश्वास करने लायक हो गया हो या आपकी बात समझते हो सकता है उनका लॉन्ग टाइम एजेंडा हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब तक हम व्यक्ति को पर्सनली न जाने, उन पर विश्वास ऑनलाइन बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर आप पर्सनली उन्हें जानते हैं तो फिर अच्छी बात है। यूज कॉशंस, क्या ध्यान रखना है? एक्सपीरियंस्ड इंटरनेट यूजर कैन ट्रैक अदर। जो एक्सपीरियंस्ड इंटरनेट यूजर्स होते हैं या जिन्होंने इसमें हैकिंग कोर्सेज, कई सारे कोर्सेज हैं, वो किया है, तो वो आपको ट्रैक कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं, आप किस समय कौन सी चीजें करते हैं, इस प्रकार वो आपकी कई सारी। ओके, कोई बात नहीं। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम केशव जी को दिख रही है और निश्चित रूप से कभी कभी ऐसी गुस्सा आती है जब नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो एक वीडियो देखिए, वीडियो देखिए कैसी गुस्सा आती है। ओके, वीडियो। तो आज केशव जी को भी ऐसी गुस्सा आ रही है क्या केशव जी? नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर केशव जी का जो विषय था कि इंटरनेट पर हम कैसे अवेयर हों और कैसे हम सावधानी से काम करें, निश्चित रूप से ये विषय बहुत अच्छा केशव जी ने हम लोगों के बीच में रखा है। सावधानी ही सुरक्षा है, नहीं तो हम लोगों के हाथ से कैसे हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है साइबर सिक्योरिटी का। तो उस संबंध में केशव जी की ये पीपीटी आपको शेयर होगी। केशव जी का भी और संपर्क हम लोगों के साथ लगातार मिलने वाला है,
आज के हमारे विषय एक तो आईसीटी बेस्ड लर्निंग पर हमने कहा, डिजिटल लिटरेसी, ओबीएस स्टूडियो पर हमने बात की है और इंटरनेट अवेयरनेस की बातचीत हम लोगों ने की है। आज पहला दिन था, पहले दिन हम लोगों का परिचय हुआ, एक दूसरे को हमने जाना। आप लोगों ने काफी चैट बॉक्स में अपने नाम वगैरह लिखे, कुछ प्रश्न भी आपने पूछे हैं, पर ये लगातार होते रहेंगे। आज एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उसमें आप लोग जुड़ गए होंगे। जो नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप की एक बार लिंक नरेंद्र चास्टा जी फिर से पेस्ट करेंगे यहाँ। आप लोग जो नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं वो यहीं से जुड़, उनसे संवाद उसमें हो सकेगा। आपको कल का एक होमवर्क हमने दिया है, ध्यान रखें। आईसीटी का उपयोग और हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज सीख सकते हैं, उस विषय पर एक पेज का डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपको व्हाट्सएप पर शेयर करना है। ये काम व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपना नाम और परिचय भी सेंड कीजिएगा। आज के संबंध के कोई प्रश्न हो तो वो भी डालिएगा, अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको एक प्रश्नोत्तरी आई है आज के 10 प्रश्नों की, उसको सॉल्व कीजिएगा। प्रतिदिन ये काम कुछ रहेंगे, कुछ असाइनमेंट रहेंगे, कुछ होमवर्क होगा, तो निश्चित रूप से ये होगा। नरेंद्र जी, और कोई होमवर्क तो नहीं सोचा आपने? नरेंद्र चास्टा जी हमारे प्रबंधक हैं भाई, वो कहते हैं आपने ये होमवर्क छूट गया है भाई साहब, बताना। जी तो जी भाई साहब। कोई और होमवर्क तो नहीं छूटा आपने जो सोचा था? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। असाइनमेंट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असाइनमेंट क्या है आज का? टीएलएम मेकिंग। ओहो, एक टीएलएम भी बनाना है। ठीक है, ठीक है, आपने लिखा होगा कि एक आपको कोई भी आईसीटी का, कंप्यूटर का एक टीएलएम आप खोजिए इंटरनेट से और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए, जो बेटर हो, बेस्ट हो। कंप्यूटर का टीएलएम ये बनाकर, कंप्यूटर शिक्षा का टीएलएम बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना है। नरेंद्र जी ने एक और सूचना हमें दी है, तो उसका हम लोग पालन करेंगे। अब 2 काम हो गए, एक होमवर्क हो गया, एक असाइनमेंट हो गया। 5 असाइनमेंट आपको मिलेंगे पांचों दिन में, वो असाइनमेंट आपको पूरे करने हैं। अंत में आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा इस प्रशिक्षण का। तो असाइनमेंट होगा, आपके प्रश्नोत्तरी में उत्तर जो होंगे उसके बेस पर आपको जो है उत्तीर्ण का एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र यहाँ पर मिला मिला जाएगा। ओके, मुझे लगता है कि आज की जो कक्षा है हम लोगों को आनंददायी लगी हुई। एक बार सब लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए, सब एक बार देख लें हम सबको। ओके, वीडियो ऑन कीजिए सभी। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपने अपनी डायरी में डायरी पेन लेकर आप बैठते हैं, डायरी पेन में आप लिख रहे हैं। ओके, बढ़िया, धन्यवाद। आप सभी के दर्शन हो गए मुझे, मैं इसलिए कि आपके दर्शन हो जाए मुझे कि हाँ भाई आप लोग जीवित हैं इन 1.5 घंटे में। ठीक है, ममता शर्मा दीदी अपनी डायरी भी दिखा रही हैं जिसमें वो नोट्स लिख रही हैं। ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बाकी लोग भी ये डायरी बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज का दिन हमारा बहुत आनंददायी गुजरा। कल हमें और नए विषयों के साथ हम जुड़ेंगे। ठीक 4 बजे कक्षा प्रारंभ होती है, उसके 10 मिनट पहले आप जुड़िए, गीत सुनिए। 4 बजे ठीक वंदना प्रारंभ होगी। 4 बजे के बाद 3 विषय प्रतिदिन होंगे। अंत में प्रश्नोत्तरी आएगी और शांति मंत्र के साथ हमारी कक्षा ठीक 5:30 बजे खत्म होगी। आप 5:34 हो रहे हैं और शांति पाठ के लिए, शांति मंत्र के लिए हमारे बीच में राजकुमार जी हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं जूम को। राजकुमार जी से निवेदन करता हूँ कि शांति मंत्र पढ़ें। ये जो पूरा आज का वीडियो है ये यूट्यूब पर ये 1 घंटे बाद डल जाएगा। यूट्यूब पर भी आपको कोई विषय समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो देखिएगा, उसकी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर डल जाएगी। वीडियो फिर से देखिएगा और इन विषयों को आप लोग फिर से सीखिएगा। आप सभी का आभार और स्नेह भरा धन्यवाद। आप इसी प्रकार बिना टूटे 1.5 घंटे 5 दिन तक लगातार जुड़े रहिए। ऐसा ना हो कि आज कुछ शहीद हो गए। ओबीएस स्टूडियो थोड़ा कठिन हो सकता है, पर आप जुड़े रहिए पूरे समय, शहीद मत होइए। ओके, नहीं तो फिर 15 अगस्त पर शहीद दिवस मनाने वाले हैं हम। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद। शांति मंत्र राजकुमार। सावधान। शांति मंत्र स्तुति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सभी को प्रणाम। धन्यवाद, आप सभी का नमस्कार, नमस्कार।